प्यारे विद्यार्थियों, कल हम फ्लोएम या पोषवाहक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम इस फ्लोएम के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। कल हमने इसके 4 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया था। विस्तारित रूप से सर्वप्रथम हम सिव एलिमेंट्स यानी चालनी तत्वों का अध्ययन करेंगे। 4 प्रकार की कोशिका जिसमें सर्वप्रथम सिव एलिमेंट्स, फिर उसके बाद कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। सिव एलिमेंट्स को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला इसमें वह है सिव सेल, इसको चालनी कोशिका कहते हैं, और दूसरा इसमें वह है सिव ट्यूब या इसको हम चालनी नलिका कहते हैं। चालनी तत्व विशिष्ट मर्दुतकीय कोशिका है, यानी स्पेसिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल है। इनकी कोशिका भित्ति मर्दुतकीय कोशिकाओं से बड़ी होती है, यानी मोटी होती है। थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल, पतली भित्तियुक्त एवं जीवित कोशिका है। इनमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है, ये लिग्निफाइड नहीं है, और इसकी लेटरल वॉल और एंड वॉल, जिसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं, वहाँ पर पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं। और परिपक्वता के समय इनमें केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनमें परिधीय साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और केंद्र में एक बड़ी वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं, चालनी कोशिका या सिव सेल। तो ये प्रिमिटिव प्रकार का सिव एलिमेंट्स है, आदिम प्रकार का। तो सिव सेल है वो कैसी है? ये प्रिमिटिव या आदिम प्रकार की है, और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सिव सेल या चालनी कोशिका पाई जाती है। तो प्रेजेंट इन फ्लोएम ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और अनावर्त बीजी पादपों में ये पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में सिव सेल नहीं पाई जाती है। ये कोशिकाएं इलोंगेटेड होती है, यानी दीर्घित, और इनके सिरे टैपरिंग होते हैं, यानी नुकीले सिरे होते हैं। परिपक्व चालनी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। जैसे ये एक चालनी कोशिका हो गई, ये इसकी प्राइमरी वॉल है, इनके सिरे ये नुकीले है। इनमें ये पेरिफेरल पोर्शन है, इस पेरिफेरल पोर्शन में इसका साइटोप्लाज्म होता है, इसका कोशिका द्रव्य होता है, और सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है। इसकी जो लेटरल वॉल, यहाँ पर इनमें सीव, पोर या चालनी छिद्र पाए जाते हैं।
सिंगल सेल है, ये इलोंगेटेड है और इनके सिरे कैसे हैं, नुकीले हैं। जबकि सीव ट्यूब ये केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है, ओनली इन प्रेजेंट फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में चालनी नलिकाएं नहीं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, या इसको हम सीव ट्यूब मेंबर कहते हैं, अकेली चालनी नलिकीय कोशिका कह दो या अकेला चालनी नलिकीय तत्व, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लंबी नलिकीय संरचना का निर्माण करते हैं। वो नलिकीय संरचना क्या कहलाती है, सीव ट्यूब या चालनी नलिका कहलाती है। एक चालनी नलिकीय तत्व या सीव ट्यूब एलिमेंट्स दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट्स से उसकी एंड वॉल या क्रॉस वॉल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम देखें कि ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स है, ये वॉल इसकी एंड वॉल कहलाती है, अंत्यभित्ति कहलाती है। तो दूसरा इसी अंत्यभित्ति के द्वारा ये एलिमेंट से वो जुड़ा हुआ रहता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स का जो एंड वॉल है वो ट्रांसवर्स होगी, जबकि सीव सेल की जो एंड वॉल है वो स्लीपी होती है, यानी इस तरह से आपको दिखेगा, टेपरिंग टाइप दिखेगा। ये एंड वॉल इसकी कैसी है, ट्रांसवर्स है। और इस ट्रांसवर्स सेक्शन या जो इसकी एंड वॉल है, इसमें पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और इन पोर को हम सीव पोर कहते हैं, चालनी छिद्र कहेंगे। ये क्या हो गए, ये चालनी छिद्र है। और जिस स्थान पर ये, जिस एंड वॉल पर ये छिद्र उपस्थित है, इस एंड वॉल को हम सीव प्लेट या चालनी पट्टिका कहते हैं। और ये एरिया जहाँ पर, इस एरिया को जहाँ ये छिद्र पाए जाते हैं, ये एरिया सीव एरिया या चालनी क्षेत्र कहलाता है। इस एंड वॉल में सिंगल पोर हो सकता है, एक से ज़्यादा पोर इसके अंदर हो सकते हैं, और इसी पोर से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स या कोशिका द्रवी तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा कहेंगे, उसके द्वारा एक कोशिका का संबंध है वो इसकी दूसरी कोशिका से होता है। यानी इसके अंदर से ही, यहाँ से इसके ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड निकलेंगे और एक कोशिका दूसरी कोशिका से संपर्कित रहेगी। इसके द्वारा तो यहाँ से इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इसका गमन होगा। इसी तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इसकी लेटरल वॉल से भी निकलते हैं, जो इसके एडजेसेंट या इसके समीपस्थ स्थित कोशिकाओं से संपर्क स्थापित करती है। इसमें वही बात, परिपक्वता के समय इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सेंटर में लार्ज वैक्यूल
बनती है और उस लार्ज वैक्यूल के बनने से इसका कोशिका द्रव्य है वो परिधि की तरफ स्थापित हो जाता है। यहाँ पर पेरिफल साइटोप्लाज्म हो गया, अंदर क्या हो गई, वैक्यूल हो गई। और ऑर्गेनेल्स या जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग में मुख्य रूप से डिक्टियोसोम जो गोल्जी बॉडी वाला पोर्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सामान्यतया इसमें नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर। फिर एक बात ध्यान रखना, इस सीव ट्यूब का मेन काम क्या है, फूड का कंडक्शन करना, भोजन का संवहन करना। तो परिपक्वता के समय जो अंदर वैक्यूल है और इस वैक्यूल की भित्ति जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो टोनोप्लास्ट डिसअपियर हो जाती है, वो टोनोप्लास्ट गायब हो जाती है। और कोशिकांग इसमें ये नहीं होते हैं, इस कारण फूड कंडक्शन के लिए ज़्यादा स्पेस मिलता है यहाँ पर। फिर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक का संश्लेषण होता है और उस कार्बो यौगिक का अपघटन भी होता है और उस यौगिक का नाम है केलोस। ये केलोस जो ये सीव पोर है, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, उसके चारों तरफ उसका निक्षेपण होता जाता है। उसका टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण आवासों में जो पादप पाए जाते हैं उनमें विंटर के अंदर केलोस का ज़्यादा जमाव हो जाता है और ये स्थान क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और उस केलोस के जमाव से स्थान अवरुद्ध हो जाएगा तो इसके द्वारा कंडक्शन का कार्य है वो रुक जाता है। वापस स्प्रिंग में, बसंत ऋतु के अंदर वो केलोस पल है वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे और कंडक्शन है वो वापस चालू हो जाता है। इसी तरह से ध्यान रखना, इसमें एक विशेष प्रकार का फ्लोएम रिलेटेड प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन को हम कहते हैं पी प्रोटीन। ये पी प्रोटीन भी इसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। फिर इस फ्लोएम का दूसरा भाग है वह है कंपेनियन सेल या सहकोशिका कहते हैं। इस सहकोशिका और सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इनकी उत्पत्ति सिंगल या सेम मदर सेल से होती है। एक ही मातृकोशिका से कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स का निर्माण होता है। एक सीव ट्यूब के समीपस्थ एक कंपेनियन सेल या फिर एक कंपेनियन सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो एक से अधिक कंपेनियन सेल भी वहाँ पर हो सकते हैं। जैसे ये क्या है, एक सीव ट्यूब है, ये इसका सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट, तो इसके पास में यहाँ पर जैसे ये एक सिंगल कंपेनियन सेल हो गई, या फिर इसमें डिवीजन हो गया तो ये एक दो, ये जैसे तीन कंपेनियन सेल आ गए। कंपेनियन सेल स्पेशियल पैरेन्काइमेटस सेल है, जीवित मर्दूतकीय कोशिका है, लिविंग है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सघन जीवद्रव्य, और इसमें स्पष्ट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस या स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी इसमें केंद्रक स्पष्ट होता है। जीवद्रव्य की मात्रा इसमें एबंडेंट होती है, सघन जीवद्रव्य इसके अंदर पाया जाता है। और ये कोशिका जो कंपेनियन सेल है,
ये उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव या उपापचयी रूप से कैसी होगी, सक्रिय होती है। इसके अंदर केंद्रक नहीं है, परंतु इसके पास की कोशिका में केंद्रक है, कंपेनियन सेल में। तो ये केंद्रक खुद का मेटाबॉलिक कंट्रोल करने के साथ साथ जो सीव ट्यूब है, उस सीव ट्यूब की भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का नियंत्रण या कंट्रोल करने का कार्य करती है। कौन? कंपेनियन सेल या सहकोशिका। और ये सहकोशिकाएं सीव ट्यूब की तुलना में नैरोर है, यानी संकड़ी और इलोंगेटेड सेल है। किसकी तुलना में संकड़ी? सीव ट्यूब एलिमेंट्स की तुलना में संकड़ी, और ये दीर्घित या इलोंगेटेड कोशिका है। तो दूसरा पोर्शन इसका कौन सा? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है, वहाँ पर ये सहकोशिकाएं नहीं हैं। जिम्नोस्पर्म में जैसे कॉनिफर्स है, गिंगो है, वहाँ पर कंपेनियन सेल के स्थान पर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और उसको हम एल्बुमिनस सेल कहते हैं या एल्बुमिनस कोशिका कहते हैं। काम वही है एल्बुमिनस कोशिका का जो कंपेनियन सेल का है, परंतु कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स एक ही मदर सेल से बनती है, परंतु एल्बुमिनस सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स में किसी भी प्रकार का ऑन्टोजेनिकली रिलेशन नहीं पाया जाता है, यानी ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग मातृ कोशिकाओं से निर्मित होती है। तीसरा पोर्शन इसमें वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो कैसा पोर्शन है ये? लिविंग सेल है, थिन वॉल्ट यानी जीवित कोशिका है, पतली भित्ति युक्त और वैक्यूलेटेड होती है, रिक्तिका युक्त होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा विभिन्न प्रकार के पदार्थों के स्टोरेज या संचयन का कार्य करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा दो प्रकार का होता है। पहला है रे पैरेन्काइमा और दूसरा है एक्सियल पैरेन्काइमा। एक्सियल का मतलब हो गया अरीय, एक्सियल का मतलब अक्षीय मर्दुतक, और रे का मतलब हो गया अरीय कह दो या इसको रश्मि मर्दुतक कह दो। तो प्राइमरी फ्लोएम में केवल एक्सियल पैरेन्काइमा पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में रे पैरेन्काइमा और एक्सियल पैरेन्काइमा दोनों प्रकार के मृदुतक उसमें पाए जाते हैं। एक्सियल पैरेन्काइमा ये प्लांट के लॉन्ग एक्सिस या लंबवत अक्ष है उसके समानांतर या उसके पैरेलल, जबकि रे पैरेन्काइमा है वो रेडियल या अरीय रूप से व्यवस्थित रहता है। एक्सियल पैरेन्काइमा का निर्माण फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, जिसको हम तर्कुरूपी आद्यक कहते हैं, जो कैम्बियम कोशिका है, तर्कुरूपी आद्यक, उस फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स से एक्सियल पैरेन्काइमा बनता है, जबकि जो रे इनिशियल से या इसको हम रश्मि आद्यक या अरीय आद्यक कहते हैं, इस रश्मि आद्यक से क्या बनेगा? रे पैरेन्काइमा बनेगा। काम इसका स्टोरेज का या संचयन का है। एक चीज ध्यान रखना, मोनोकोट के अंदर ये फ्लोएम पैरेन्काइमा
नहीं पाया जाता है। डाइकोट में आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में मिल जाएगा। मेन चीज़ कई बार पूछा जाता है, तो मोनोकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित या सामान्यतया नहीं पाया जाता है। और चौथा भाग इसका वह है फ्लोएम फाइबर, या इसको हम फ्लोएम रेसे हैं कहते हैं। फ्लोएम रेसे को हम बास्ट फाइबर कहते हैं। ये डेड सेल है, मृत कोशिका है। लिग्निफाइड सेल वॉल है, यानी इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। और ये इलोंगेटेड सेल है, दीर्घित कोशिका है। ये लॉन्ग एंड शिल्की प्रकार की होती है, लंबी और शिल्की। और इन फ्लोएम फाइबर का कमर्शियल या व्यावसायिक महत्व है। इस फ्लोएम फाइबर से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक सामग्री जैसे रस्सी है, बोरी है, टाट है, दरी है इत्यादि का निर्माण है वो किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के भाग इसके अंदर फ्लोएम में पाए जाते हैं। फिर एक बात इसमें ध्यान रखना कि फ्लोएम की पोजीशन कहाँ पर है। यदि फ्लोएम जाइलम के बाहर की तरफ है तो उसको हम एक्सटर्नल फ्लोएम कहते हैं। जाइलम के अंदर की तरफ है तो उसको हम इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जैसे ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये इसका जाइलम भाग, ये इसका फ्लोएम भाग, ये इसका जाइलम भाग। तो जाइलम के एक तरफ फ्लोएम है तो इसको कोलेटरल कहेंगे। परंतु ये जैसे जाइलम है ये, और इसके आउटर साइड और इनर साइड दोनों साइड फ्लोएम है। इस जाइलम के आउटर और इनर दोनों साइड फ्लोएम है तो इसको हम बाइकोलेटरल, हिंदी में इसको सम द्विपार्श्विक, जैसे फैमिली कुकुरबिटेसी के सदस्यों में ये है समपार्श्विक। फिर एक बात ध्यान रखना, सामान्यतया प्राइमरी जाइलम के अंदर की साइड में जैसे आप सेक्शन काटते हैं, ये पोर्शन जैसे प्राइमरी जाइलम का हो गया, ये पोर्शन पिथ का हो गया, तो इस ये जैसे प्राइमरी जाइलम, यहाँ पर प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा। तो जाइलम के भीतरी तरफ यानी पिथ की परिधि पर किसी भी प्रकार का फ्लोएम नहीं पाया जाता है नॉर्मल कंडीशन में। परंतु असंगत संरचनाओं में आप देखोगे कि इस प्राइमरी जाइलम के भीतरी तरफ यानी इस पिथ की परिधि पर भी फ्लोएम पाया जाता है। और इस प्रकार के फ्लोएम को हम इंट्रा जाइलरी फ्लोएम कहते हैं, इंट्रा जाइलरी फ्लोएम। फिर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे ये सेकेंडरी ग्रोथ हो गई और ये सेकेंडरी जाइलम है, द्वितीयक जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड कहते हैं, कास्ट कहते हैं। तो द्वितीयक जाइलम के अंदर भी किसी भी प्रकार का फ्लोएम नहीं होता है। परंतु असंगत संरचनाओं में देखोगे कि इस द्वितीयक जाइलम के बीच बीच में भी कभी कभी फ्लोएम है वो आपको दिखाई देगा, एक एबनॉर्मल कैरेक्टर है ये। तो इस प्रकार के फ्लोएम को हम इंक्लूडेड फ्लोएम, अंतर्विष्ट फ्लोएम, या फिर इसको हम इंटर जाइलरी फ्लोएम कहते हैं। इंटर जाइलरी फ्लोएम या फिर इंक्लूडेड फ्लोएम कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब फ्लोएम की संरचना और उसके कार्यों के बारे में